शानदार सा और प्यारा सा आपसे कभी ये भी पूछ दे कि बताइए किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग अभिक्रिया का वेग का मात्रक सेम होता है। तो ये अप्रोच क्लियर रहा तो इसको अपने दिल में जहन में बसा के रखिएगा, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन इस टाइप का बहुत सारा आने वाला है। थोड़ा और बढ़ा दिए थोड़ा और घट गया, थोड़ा और बढ़ा दिए थोड़ा और घट गया, थोड़ा और बढ़ा दिए थोड़ा और घट गया, यानी समय का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएगा वो वैल्यू उतना ही घटता जाएगा। तो आप सभी मेरे छोटे से प्यारे भाई बहनों लोगों का दिल से स्वागत है दोस्त। आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 4 का क्वेश्चन बैंक का सवाल करने वाले हैं। और जो लोग भी शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे प्रिय से दोस्त, आप लोगों को ये बातें पता है कि जो भी हम लोगों का क्वेश्चन बैंक कराया जा रहा है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेस पर, उसी के आधार पर जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है उसी क्वेश्चन को घुमाकर बताया जाता है। ये आप लोगों को आशीष पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक कराया जा रहा है और आप लोग सीखेंगे कि कैसे एक टाइप से अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है और कैसे पूछा जाता है। चलिए बिना समय गवाए प्रश्न करते हैं और आइए हम लोग प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। इसमें पहला सवाल बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होगा। बालक एक बात याद रखिएगा, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का बात हो, तृतीय कोटि, शून्य कोटि के लिए एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ये कमाल का ट्रिक आपके बेहद काम करेगा। देखिएगा ये ट्रिक क्या है, देखिए ये आपका लीटर मोल इनवर्स का पावर n-1 और ये सेकेंड इनवर्स। यदि आप लोगों से कोई पूछे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको बताना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपसे कोई पूछे कि बताइए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। फिर से आपसे कोई पूछ दे बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। फिर आपसे कोई पूछ सकता है बताइए द्वितीय कोटि के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक क्या होगा। ये आप लोगों से 3 प्यारा प्यारा सा बात पूछा गया। अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए तो हम लोग यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया बोले n के जगह पर 0 रखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोले n के जगह पर 1 रखेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोले n के जगह पर 2 रखेंगे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया बोले n के जगह पर 3 रखेंगे, जो बोले वो रखना है। चलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लीटर मोल इनवर्स का पावर n-1 मतलब 0-1 और क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। अब आइए थोड़ा देखिए 0 में से 1 गया, 1 -1, यानी अब कुल मिला जुला का बात होगा लीटर इनवर्स, फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी मोल और क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। यहां से एक आपको खास बात बताएं, ये मोल लीटर इनवर्स जो सेकेंड इनवर्स होता है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये वेग का भी व्यंजक होता है, यानी अभिक्रिया का वेग के लिए व्यंजक यही होगा। तो आप लोगों को बातें ये क्लियर हो पा रहा होगा कि जो हमने आपको सिखाया, जो आपको हमने बताया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, वो इतना होगा। और ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वेग स्थिरांक का, वही अभिक्रिया का वेग का मात्रक होता है। यानी आपको ये भी बात याद रखना है, शानदार सा और प्यारा सा आपसे कभी ये भी पूछ दे कि बताइए किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग अभिक्रिया का वेग का मात्रक सेम होता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो आपको यह भी पता चला कि अभिक्रिया का वेग का मात्रा क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या मेरे प्यारे से दोस्त आप लोगों को कभी यह भी प्रॉब्लम होता है कि अभिक्रिया का वेग का मात्रक आप कैसे बोल दिए, तो अभिक्रिया का वेग कैसे मात्रक होता है वो भी जान लीजिए, उसके बाद सब बता रहे हैं। तो ऊपर मान लीजिए हम लोगों का ए अभिकारक हो गया और नीचे हम लोगों का टी समय हो गया। तो ये अभिकारक का मोलर सांद्रता है, यहां पर परिवर्तन का चिन्ह होता है। अभिकारक का मोलर सांद्रता मतलब क्या, मोलरता का मात्रा क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स, और नीचे समय सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मात्रक, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आप ये बात याद रखिएगा, कोई आपसे अभिक्रिया का वेग का मात्रक पूछे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, वही मात्रक होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए। आपसे कोई पूछ दे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान कितना होगा, n के जगह पर 1 रखेंगे, बताइए 1 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 0, यानी लीटर मोल इनवर्स का पावर कितना हो गया 0, और यहां पर क्या हो गया सेकेंड इनवर्स, और किसी का पावर 0 मतलब क्या होता है 1, यानी इसका क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ये हो गया।
उसके बाद आपसे कोई पूछे कि बताइए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रा क्या होगा ये। तो अब यहां से आप लोग बात याद रखिएगा और समझिएगा और बहुत बढ़िया से आप लोग इस बात को रखेंगे क्या कि n के जगह पर आप कितना रखेंगे 2। तो चलिए यहां पर रख देते हैं लीटर मोल इनवर्स का पावर n के जगह पर कितना रखेंगे 2 घटाओ 1 और क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। अब बताइए 2 में से 1 गया कितना हो गया 1 हो गया, यानी आपका हो जाएगा क्या लीटर मोल इनवर्स और क्या हो जाएगा आप लोगों का सेकेंड इनवर्स। यही आप लोगों का मात्रक हो जाएगा। यानी आपसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि कोई का भी आप लोग पूछेगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसको आसानी से आप हल कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों से कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि बताइए कौन ऐसा कोटि की अभिक्रिया है जिसमें आप लोगों का मात्रक अभिक्रिया का वेग का मात्रक समान होता है। तो आपको याद रखना है क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया। इस प्रकार से सब बात को अप्रोच को क्लियर रखेंगे। आइए देख लीजिए। तो बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग की स्थिरांक का मात्रा क्या हो जाएगा। इसका वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा क्या सेकंड इनवर्स। आपसे ये पूछे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स किसका मात्रक है, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन आपसे पूछता तो क्या बोलते शून्य कोटि। आपसे कोई ये पूछता है कि लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स किसका मात्रक होता तो द्वितीय कोटि। और ये सेकंड समय इनवर्स किसका मात्रक हो जाएगा, समय इनवर्स बोले या सेकंड इनवर्स बोले बात एक ही है, उस किसका मात्रक होगा वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होगा। चलिए आप लोग सीख चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे लीटर मोल इनवर्स रहता तब। चलिए अब आगे देखिए, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस प्रकार का जो है वो अभिक्रिया किस प्रकार की कोटि है। आपको पहले कुछ आप लोग एग्जांपल बता दे रहे हैं, उस एग्जांपल के बाद आप लोगों को दिमाग पर रखेंगे कि क्या क्या है। देखिए एक होता है अमोनिया का, अमोनिया जो होता है अमोनिया का मान लीजिए लोहे के सतह पर हम लोग अपघटन करते हैं। पहले लोहा का जो सतह होता है उसको हम लोग चूर्ण के रूप में करते हैं ताकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाए और ज्यादा वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सके। तो जब भी हम लोग अमोनिया का विघटन करते हैं, अमोनिया का विघटन किए, इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे 3 लगा दिए और इसके आगे क्या लगा दिए 2। तो हम लोग अमोनिया का विघटन किए, चाहे HI का हम लोग विघटन कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन कर रहे हैं H2 + I2। या फिर ये नहीं कहने का मतलब ये कि ये 2 एग्जाम्पल जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों का शून्य कोटि की अभिक्रिया, आप लोगों से तक केवल एक पूछा है ना, और ये आपको 2 एक्स्ट्रा में बता रहे हैं कि अमोनिया का भी यदि आप लोगों के लोहे के सतह पर यदि विघटन हो रहा होगा नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में, तो आप भी यही बात को याद रखिएगा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है शून्य कोटि का। और हाइड्रोजन आयोडाइड का बोले तो वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा शून्य कोटि का। तो आप लोग यहां से एक बात क्लियर कर पाएंगे। और ये जो आप लोगों से पूछ रहा है ये भी कौन सा कोटि का है शून्य कोटि। यानी हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिया। पहला एग्जाम्पल तो यही हम लोग का हो जाएगा कि आप लोगों से बोले कि जल में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर HCl बनाता है। तो ये किस प्रकार की कोटि की अभिक्रिया है, तो ये हम लोगों का शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ओके, लेकिन वही आप लोगों से बोले कि क्या और शून्य कोटि की अभिक्रिया है या यही देगा आपको एग्जाम में, हो सकता है कोई दूसरा एग्जाम्पल दे। तो दूसरा एग्जाम्पल 2 NCERT में आपको देखने को मिलता है, वो कौन कौन सा, एक आप लोगों का अमोनिया और एक आपको मिलता है क्या हाइड्रोजन आयोडाइड। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं। यानी आप लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से 2-3 क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर पा रहे हैं, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट और बेहतर आप लोगों का एक्सरसाइज हो पा रहा है। आइए फिर हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। बोल रहा है किसी अभिक्रिया के वेग निम्नलिखित बातों को व्यक्त करता है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। पहले समझते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होता है। देखिए किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम में जो अभिकारक होता है, यहां पर अभिकारक के रूप में A और B भूमिका अदा कर रहा है। तो अभिकारक ये जो बड़ा कोष्ठ होता है इसको बोलते हैं मोलर सांद्रता, और मोलर सांद्रता का जो घातों का योग होता है उसी को अभिक्रिया का कोटि बोलते हैं। तो इसका घात कितना है, इसका घात 2, इसका घात कितना है 1, तो घातों का योग कितना हो जाएगा 3। यानी कुल मिलाजुले के बाद आपको यही बताना चाहते हैं कि कभी भी अभिक्रिया की कोटि पूछे तो जो अभिक्रिया के वेग बराबर वेग नियम दिया होगा उसमें आपको अभिकारक के मोलर सांद्रता के घात को जोड़ना है। तो इसका घात 2, इसका घात 1, 2 कितना हो गया 3। यानी यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस टाइप का आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर रखना है। कोटि किसके बराबर होगा, जो भी उसका मोलर सांद्रता का घातों का योग होगा उसके बराबर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं और जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का सूत्र क्या होगा। वास्तव में जो एग्जैक्ट हम लोग का फॉर्मूला निकल के आता है समय के लिए,
समय के लिए इस प्रकार से फॉर्मूला निकल कर आता है, t बराबर 2.303 बाई में के लॉग r नॉट बाई में r, इस तरीके से आता है। लेकिन क्या करेंगे कि यदि हम लोगों का ये समय को हम लोग अर्धायु के रूप में व्यक्त करें तो ये 2.303 बाई में क्या हो गया के, वेग स्थिरांक। और यहां पर जो आप लोगों आर नॉट के बारे में बोल रहे हैं, आर नॉट प्रारंभ की मात्रा होता है और आर जो होता है बाद की मात्रा। लेकिन अर्धायु किसे बोलते हैं? अर्धायु उसको बोलते हैं जिसमें पहले के तुलना में क्या हो जाता है, मान आधा हो जाता है। यानी जो ये आर होगा वो पहले के तुलना में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी आर नॉट बराबर आर नॉट बाई 2। तो यहां पर रखेंगे तो लॉग आर नॉट का आर नॉट ही हो गया और यहां पर क्या हो गया, आर नॉट बाई में 2। आप अप्रोच करेंगे ये से ही खत्म हो गया, भागा के 2 पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर लॉग 2। यानी 2.303 और लॉग 2 बटा में क्या हो गया के। अब ये log 2 का वैल्यू होता है, कितना होता है, 2.303। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 और उसको हम लोग के से जब भागा देंगे तो आएगा 0.693 बाई के। तो आप लोगों का हालांकि ये सवाल पूछा था, लेकिन आप लोगों को हम एक और बात यहाँ पर अटैच करना चाहेंगे कि यदि कभी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु और अभिकारक के मोलर सांद्रता के बीच संबंध पूछे तो उस पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए जो ग्राफ होता है इस प्रकार से होता है। देखिए ये डिटेल बात में हम इसको लेके जाते हैं और आपको सिखाने का प्रयास कर। देखिए जैसे यहाँ पर हमने आपको अर्धायु दे दिया और यहाँ पर हमने अभिकारक का मोलर सांद्रता दे दिया, इस पर निर्भर नहीं करेगा। यानी समय का मान बढ़ रहा है, आर इतना ही है, और बढ़ा आर इतना ही है, और बढ़ा इतना ही है, और बढ़ा इतना ही है। यानी समय का मान कितना भी बढ़ा है, आर नॉट का मान उतना ही है। तो क्या सीखने को मिला आप लोगों से? यानी आज के बाद कभी आप लोगों से ये कोई पूछ दे कि बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु है क्या उसके मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है? तो नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी इसी प्रकार से निकल के आया है। देखिएगा कितना आया, 0.693 बाई के, किसके बराबर, अर्धायु के बराबर। तो क्या आपको इसमें कभी भी अभिकारक का मोलर सांद्रता आपको दिखाई दिया ना? तो इसलिए ये नहीं होगा। क्या अप्रोच क्लियर रहा? तो ये अप्रोच क्लियर रहा तो इसको अपने दिल में, जहन में बसा के रखिएगा, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन इस टाइप का बहुत सारा आने वाला है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। चलिए आइए देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब ये सवाल को लेकर बहुत सारा बवाल है, क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि आंसर नंबर ए होगा, यहां तक कि गूगल भी गलती दे देता है इस बात को लेकर। लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसी पर एक रिलेटेड ग्राफ भी है, वो ग्राफ को भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये सवाल समझिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, और ये पता है बवाल क्यों है, सुनिएगा। जैसे वास्तव में जब हम लोग समय का जब निकालते हैं इसमें, तो ऐसा आता है आर नॉट माइनस आर बाई में के आता है, वेग स्थिरांक के, ठीक। और क्या करते हैं कि जब अर्धायु के बारे में बोला जाता है t1/2, तो t1/2 निकालते हैं तो हम लोग आर नॉट का आर नॉट हो गया, और ये आर जो है ना बाद की मात्रा है। तो अर्धायु उसी को बोलते हैं जिसमें बाद की मात्रा पहले की तुलना में आधी हो जाती है। यानी जो आर होगा वो पहले वाले आर नॉट के तुलना में आधा हो जाएगा, यानी 2 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी आर किसके बराबर होगा, आर नॉट बाई 2। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर नॉट बाई 2, और बटा में क्या हो गया के। अब आप खुद सोचिए कि 10 में से 5 घट गया तो 5, यानी कुल मिलने के बाद कि 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधा ही तो बचेगा। तो ये आर नॉट में से आर नॉट बाई 2 घटा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 इंटू क्या हो गया के, और यहाँ पर t1/2। आप लोगों को लग रहा होगा, सभी लोगों को ऐसा ही लगता है, गूगल को भी यही लगता है कि यहाँ पर समय जो है ना ये अभिकारक के मोलर सांद्रता के समानुपाती है, तो हम लोग यदि इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा। लेकिन यही अप्रोच गलत हुआ, और इसमें ग्राफ आप लोगों को लगता होगा कि ऐसा होगा, लेकिन ग्राफ ऐसा ना होकर ऐसा होगा। और तो और समय का मान इसके समानुपाती नहीं होता है, इसके व्यतक्रमानुपाती होता है। तो गजब हाल है, आप तो एकदम पूरा सूत्र का एकदम इज्जत ही ले लिए। अब बताइए ये जो सूत्र है ये तो बोल रहा है कि समानुपाती है, तो समानुपाती है तो इसका मान बढ़ने से इसका मान बढ़ना चाहिए। लेकिन यही छोटा सा नादानी कल शैतानी बन जाएगा, और आप लोग इस बात को देखेंगे कि ये ऐसा नहीं होता है। तो बोले कि ठीक है, तो अपना अप्रोच दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। आइए हम शुरू से आपको बताते हैं कि होता क्या है। अब आइए थोड़ा सा, ये मतलब थीसिस है लोगों का, लेकिन यहाँ पर आर नॉट को सीखना होगा। आर नॉट तो प्रारंभ की मात्रा है, आर नॉट क्या है, प्रारंभ की मात्रा, उससे डिसाइड थोड़ी ना होता है, आर पर निर्भर करना चाहिए। आर के बीच कैसे रिलेशन है, आप लोग आर नॉट की तुलना कर रहे हैं।
चलिए आइए देखिए, हम बताना चाहते हैं कैसे कंपैरिजन किया जाएगा। देखिए सब कुछ सही था, यहां से हम लोग आते हैं, यहां से देखिए सबसे पहले भागा में टी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। बोले ठीक है। और यहां पर हो गया आर नॉट माइनस आर। मेन कंपैरिजन हमको आर का निकालना है कि आर क्या है, तो हम लोग माइनस को इधर लेकर आए। बोले ठीक है, तो प्लस हो गया। और यहां पर आर नॉट हो गया और यहां पर प्लस टी के इधर आए तो क्या हो गया, माइनस टी के हो गया। बोले ठीक है। अब कंपैरिजन करेंगे, एक समीकरण है जो आप लोग 11th क्लास में सरल रेखा के समीकरण के रूप में आप पढ़े थे। क्या, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस में क्या c। आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि m के रूप में इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। देखिए वही बात है, लेकिन थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आसान रहेगा। ये r है माइनस के टी लिखेंगे, अब बाद में आर नॉट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। गुना में भी आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तुलना करेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी। आप लोग याद रखिएगा दोस्त कि यहां पर जो ढाल है वो कैसा है, ऋणात्मक है। और जब भी ढाल ऋणात्मक होता है तो उसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। यहां पर समय मतलब क्या, टी, और अभिकारक के मूलर संख्या मतलब क्या, आर के बीच रिलेशन निकाला जाए तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा। ऐसा क्यों ग्राफ आता है और ऐसा ग्राफ कब आएगा, जब टी का मान बढ़ाने से इसका मान घटे। बोले झूठ बोल रहे हैं, दिखाइए तो। यहां पर टी का मान था आर इतना था, थोड़ा टी और बढ़ा दिए, थोड़ा और घट गया, थोड़ा 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 और बढ़ा दिए, थोड़ा और घट गया। यानी समय का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो वैल्यू उतना ही घटता जाएगा। बोले सीख गए, हाँ। तो अब यहां से आप लोग का क्या अप्रोच रहा उसको हम लोग देखते हैं। तो सी किसके बराबर है, आर नॉट के बराबर है। सी किसके बराबर है, आर नॉट के बराबर है। सी किसके बराबर है, आर नॉट के। बोले ठीक है। यानी ये तो नियतांक है, तो नियतांक के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं समानुपाती। ये आर नॉट जो अभिकारक के मूल्य संख्या उस सूत्र में जो आया था उसको लोग देखकर बोलते हैं कि उसके समानुपाती होते, इसलिए ग्राफ ऊपर होना चाहिए। ये तो नियतांक है, ये तो पहले समान नियत है, इस पर कैसे निर्भर करेगा। तो अभिकारक के मूल्य संख्या आर नॉट नहीं होता है, अभिकारक का मूल्य संख्या हम लोग आर होगा यहां पर। और इससे यदि आप लोग कंपैरिजन करेंगे ना तो ये रेखा बताता है ना कि ग्राफ हम लोग का समानुपाती होगा कि व्यतक्रमानुपाती होगा। ये कंसेप्ट आपको गहराई से सीखना होगा। तो ये अप्रोच क्लियर रखिएगा। यानी हम लोग का ग्राफ किसका होगा, व्यतक्रमानुपाती का। यानी आर जो होता है वो टी के क्या होगा, व्यतक्रमानुपाती होगा, इस प्रकार से। या फिर टी को हम लोग बोल सकते हैं टी आर के क्या होगा, व्यतक्रमानुपाती होगा। यानी आप सीख चुके हैं कि जो समय होगा वो, जो अर्धायु होगा वो अभिकारक के मूल्य संख्या के व्यतक्रमानुपाती होगा। यानी आंसर नंबर क्या हो गया, बी। ठीक है। और ग्राफ से देखिए, आपको ग्राफ भी दिखा दे रहे हैं, इसमें ग्राफ भी है, ग्राफ आगे भी है, उसको दिखा दे रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं ग्राफ, नहीं तो बाद में फिर इतना और नौटंकी करना होगा। और किसको पसंद है नौटंकी, आपको पसंद है ना, हमको तो खाना पसंद है, तो खाइए। चले देखिए 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 देखिए, यही ग्राफ था। आपसे बोल रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन दिखाता है, मोलर सांद्रता अभिकारक के मोलर सांद्रता और समय के बीच कैसे संबंध होता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये आंसर होगा, लेकिन ये आंसर गलत है। इसका आंसर ये होगा। क्यों, क्योंकि हमने कंपैरिजन करके तुलना किया किस समीकरण से, तो ये y बराबर mx प्लस सी, और यहां पर क्या था, r बराबर माइनस टी के प्लस आर नॉट। ये कंपैरिजन करके ऐसे निकाल सकते हैं। बोले ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि भैया हमारा जो ढाल है वो हम लोग का ऋणात्मक है, इसलिए ग्राफ नीचे आएगा, यानी व्यतक्रमानुपाती होगा। यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए देख लिए। तो अब आइए हम लोग यहां पर आ जाते हैं। यहां पर एक सवाल है और प्यारा सा, इसमें बोल रहा है कि वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है। वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है, तो ये जो होता है उसके सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय भार मतलब क्या, इसी पर निर्भर करता है सक्रिय भार। बोले ये क्या होता है सर, तो उसका मोलर सांद्रता, या तो देखिए सक्रिय भार क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग नियम है वो अभिक्रिया का वेग नियम अभिकारक के मोलर सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और उसको आंशिक दाब के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जब नियम बोलते हैं तो इसको ना बोलकर दोनों के लिए एक पद इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या होता है, सक्रिय भार। यानी सक्रिय भार के रूप में आप मोलरता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सक्रिय भार के रूप में उसका आंशिक दाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वो दोनों को हटाए और इसको लगाए, ये विस्तृत रूप है। क्या आपको समझ में आया, बोले हाँ। तो ये आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन था।
चलिए आइए और हम लोग आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और ये 8 नंबर क्वेश्चन का किताब थोड़ा सा गलत कर दिया है। ये सवाल बोल रहा है कि dx बाई dt बराबर इतना, जब pH 2 से 1 कर किया जाए तो प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। इसको थोड़ा सा अप्रोच से क्लियर रखेंगे कि इसका हम लोग अभिक्रिया कोटि कितना हो जाएगा 2, इसको याद रखेंगे। चलिए फिर हम लोग 8 नंबर सवाल पर आते हैं। ये प्यारा सवाल गलत दिया है, लेकिन ये हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कैसे आता है इसका आंसर। देखिए 8 नंबर सवाल देखिए बोल रहा है क्या कि प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई क्या होगा, और किसके लिए इसमें बोला गया है कि इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रतिक्रिया के सांद्रता से स्वतंत्र है, यानी कभी भी अर्ध आयुकाल उसके अभिकारक के मोलर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। वो कौन सा है जिस पर निर्भर नहीं करता है, वो किस कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि। बोले सर क्यों, क्योंकि ये T1/2 बराबर 0.693 बटा K होता है और इसमें अभिकारक के मोलर सांद्रता नहीं है, इसलिए उसे स्वतंत्र होता है। तो चलिए हम लोग इसी बात को देखेंगे। T1/2 बराबर 2 ऐसे करते हैं, अभिक्रिया का दर निकालना है ना इकाई प्रति मिनट में। चलिए देखिए, तो देखिए तो कुल मिलाने के बाद की पहले सबसे पहले हम लोग वेग स्थिरांक निकालते हैं। देखिए तो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बाई में समय t। उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का क्या, उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का log r0 बाई में क्या हो जाएगा r। तो अब बताइए यहां से आप लोगों का क्या निकल के आएगा, 2.303 है, बोले हाँ सर है। समय का मान कितना दिया गया है, समय का मान दिया गया है 10 मिनट, तो यहां पर कितना रखेंगे 10। ये log का log हो गया। r0 मतलब प्रारंभ में कितना था, तो प्रारंभ में कितना था 100 लीटर, और 10 मिनट बाद कितना हो गया 10 लीटर, यानी प्रारंभ में 100 और बाद में कितना हो गया 10, 0 से 0 खत्म। log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा 2.303 बाई में कितना हो गया 10। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप लोगों का दिल से आभार है कि आपने यहां तक देखा, और एक छोटे एक बड़े से भाई में जो भी आप लोगों को कमी और शिकवा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।